गुड इवनिंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे पोटेशियम, पोषक तत्व पढ़ रहे थे और पोषक तत्वों में हमने नाइट्रोजन पढ़ लिया था और फास्फोरस पढ़ लिया था। नाइट्रोजन में हमने उसकी कमी है, उसका कार्य है कैसा है, फास्फोरस भी पढ़ लिया था। उसके बाद में हमारा आता है तीसरा पोषक तत्व है जो क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उसका नाम क्या है, पोटेशियम। तो सबसे पहले है वो पोटेशियम है, वो पौधे है वो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो वो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, के पॉजिटिव के रूप में। किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, के पॉजिटिव के रूप में वो अवेलेबल होता है। मतलब आयंस, और आयन में भी कौन सा आयन है, धनायन के रूप में वो पौधे को प्राप्त होता है। अगर हम लोग बात करें कि पोटेशियम का जिस तरह से नाइट्रोजन का पौधे में प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड उसका जो सिंपल हम बात करें एग्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका था कि पौधे की ग्रोथ के लिए और उसमें हरा रंग प्रोवाइड कराने के लिए नाइट्रोजन है वो बहुत जरूरी है। इसी तरह से हमने फास्फोरस पढ़ा था कि उसकी जड़ को डेवलपमेंट करने के लिए, जो प्लांट है उसकी रूट को डेवलपमेंट करने के लिए किसका होना जरूरी है, फास्फोरस का होना जरूरी है। उसी तरह से जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम के पौधे में क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है पौधे को, तो पौधे के लिए पौधे में जो ग्रेन या फिर हम क्या कह सकते हैं, दाना बनने के लिए बहुत जरूरी क्या है, पोटेशियम है वो पौधे में क्या रोल है, दाना बनने के लिए बहुत अच्छा रोल है। अगर मान लो कि पोटेशियम की कमी हो जाती है, कभी कभार हम देखते हैं कि दलहनी फसलों में ऐसा ज्यादातर होता है कि पोटेशियम की दाना है वो क्या हो गया, हल्का रह गया, जितना उसका लस्टर आना था वो नहीं आया, या फिर उसका साइज था, मतलब उसमें बहुत सारे जो डेवलपमेंट होने थे वो पोटेशियम की कमी से नहीं हो पाए, और हमारा जो प्रोडक्शन, जो उत्पादन होना था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो वो किसकी कमी से होता है, पोटेशियम की कमी से होता है। तो पोटेशियम है वो अगर हम लोग सिंपल देखा जाए तो किसके लिए जरूरी है, पौधे में ग्रेन डेवलपमेंट के लिए, ग्रेन डेवलपमेंट बोलो या फिर हम क्या बोल सकते हैं, दाना बनने के लिए, है ना, दाना बनने के लिए क्या जरूरी है, पोटेशियम। तभी तो किसान को क्या बोला जाता है कि जब बीज, जब फ्लावर आ जाए, फ्लावरिंग के टाइम हमें क्या जाए, फ्लावरिंग से पहले क्या देना चाहिए, हमें पोटेशियम की है वो कमी नहीं होनी चाहिए प्लांट में, क्योंकि उस टाइम है वो मेन रोल होता है पोटेशियम का प्लांट के अंदर। अब हमें यहीं से देख लो कि जो दाना है, जो ग्रेन है, उसमें क्या है, स्टार्च है, शर्करा है। तो हम दाना बनेगा तो क्या क्या बनेगा, शर्करा। तो पोटेशियम का क्या रोल है, शर्करा निर्माण में, क्या रोल है, शर्करा के निर्माण एवं संवहन में, उसका निर्माण भी करता है और संवहन भी करता है। देखो ग्रेन डेवलपमेंट, दाना बनने की बात आ जाती है कि पोटेशियम का मेन रोल है वो पौधे में क्या है, दाना बनने के लिए पोटेशियम है वो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि शर्करा बनने में भी, क्योंकि ग्रेन में होता क्या है, स्टार्च ही होता है, और स्टार्च मतलब शर्करा ही है, तो शर्करा का निर्माण में और संवहन में क्या है, पोटेशियम का रोल होता है। एक जो दूसरा रोल है वो क्या है, हमने देखे होंगे कि पौधे की पत्तियां हैं और 90% पौधे की पत्तियां हैं, उस पे जो रंध्र है वो पौधे की पत्तियों पे मिलते हैं, और 10% है वो उसके दूसरे जो पार्ट होते हैं उस पे भी मिलते हैं। तो जो रंध्र का खुलना और बंद होना, रंध्र बोलो या स्टोमेटा, स्टोमेटा का खुलना, ओपन एंड क्लोज, बंद होना और खुलना, कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो पौधे के स्टोमेटा या रंध्र को खुलने और बंद होने को रेगुलेट करता है, तो कौन करता है, पोटेशियम। ये हमारे एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आए या नहीं आए, पर ऐसा क्वेश्चन कहां से आ जाता है, बायो में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो रंध्र को क्या करता है, खोलता है, बंद करता है, तो वो क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा पे डिपेंड करता है कि रंध्र खुलेगा या बंद होगा। अब हमने ये भी देख लिया कि रंध्र खोलने और क्या है, बंद होने में, तो वाष्पोत्सर्जन है, जो ट्रांसपायरेशन है, तो इसको भी तो क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन होगा कब,
जब स्टोमेटा रंध्र है, पौधे के जो रंध्र है वो खुलेंगे तभी तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, तभी क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पोटेशियम का क्या रोल है, ट्रांसपायरेशन में भी उसका रोल है, वाष्पोत्सर्जन को भी ये रेगुलेट करता है। और हमें पता है कि जब वाष्पोत्सर्जन होता है तब हमारा पौधा है वो मिट्टी से क्या लेता है, पोषक तत्वों का क्या करता है, पोषक तत्वों का उद्ग्रहण करता है, उद्ग्रहण करता है। तो पोषक तत्वों को क्या लेता है, जमीन से लेता है। तो हमें मेनली सबसे पहले अगर हमें पूछा जाए कि पोटेशियम है उसका किस में है, दाना बनने में। अगर हमें ये समझ गए ना, ये याद है, तो हमें आगे वाली चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। क्योंकि ग्रेन है वो आखिर बना किसका है, स्टार्च का बना है, तो इसके निर्माण में इसका निर्माण होगा तभी तो वो पूरी तरह से क्या बनेगा, दाना बनेगा। और किस में रोल है, स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में। और स्टोमेटा ओपन होंगे तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन को भी रेगुलेट करेगा, और जब ट्रांसपायरेशन होगा तब क्या होगा, पौधा है वो पानी के साथ में क्या लेगा, पोषक तत्वों का भी उद्ग्रहण करेगा। तो पोटेशियम क्या कितने रोल हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो मैंने बता दिया आपको, इससे ज्यादा नहीं पूछता। दूसरा जो क्या है, अगर हमें इसकी पूछ लिया जाए कमी, कि इसकी कमी है, वो हमें कैसा पता चले। एक तो सॉइल हेल्थ कार्ड से हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो फील्ड है उसमें किस पोषक तत्वों की कमी है। एक पौधे को देख के भी हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी कमी के लक्षण है वो पौधे की कहाँ होते हैं, पौधे की पुरानी पत्तियों पे। जिस तरह से फास्फोरस और नाइट्रोजन के जो कमी के लक्षण है वो कहाँ दिखे थे, पौधे की पुरानी पत्तियों पे दिखे थे। इसी तरह से पोटेशियम की भी कहाँ दिखते हैं, पुरानी पत्तियों पे दिखते हैं। अब पुरानी पत्तियों पे कैसे दिखेंगे, ये है पुरानी पत्ती, इसमें जो जिस तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में वी शेप में येलोइंग हो गई थी, और फास्फोरस में क्या कमी से मार्जिन है वो क्या हो गई थी, नीले रंग की हो गई थी, और पत्तियां डार्क ग्रीन कलर की भी हो जाती हैं। अब पोटेशियम में क्या होता है, धब्बे हो जाते हैं उसके, कहाँ कहाँ पे हो जाते हैं, पत्ती की मार्जिन पे, वो भी कैसी पत्ती पे, पुरानी पत्तियों की मार्जिन पे क्या धब्बे हो जाते हैं, कैसे, भूरे, किस रंग के, भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। मतलब ये मार्जिन है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी जले हुए के समान, ऐसा लगेगा कि है ना इसकी जो लीफ की जो मार्जिन है वो क्या है, जो किनारी है वो क्या हो गई है, जल गई है, उसी तरह से आपको दिखाई देगा। तो वो किसकी कमी होगी, पोटेशियम की कमी। और कहाँ लक्षण दिखाई देगा, तो वो क्या देगा, पुरानी पत्तियों पे देगा, ये ऐसा नई पत्तियों पे ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करें दूसरी कमी के लक्षण, तो पत्तियों की तो ये है। और अगर मान लो कि दाना बन गया तो दाना अच्छे से नहीं बनेगा, फ्लावरिंग नहीं होगी, दाना अच्छे से नहीं बनेगा, दाना हल्का, ये सारी चीजें बाद की बातें हैं। क्योंकि ये अगर मान लो कि इस स्टेज पे किसान को जाके पता चले कि दाना है वो हल्का रह गया, तो फिर किसान को फायदा क्या, फिर ये ऐसे नॉलेज का क्या फायदा कि जो बाद में हमें क्या करे, पता चले। हमें तो क्या कहाँ पता करना है, जब हमारी फसल खड़ी है, क्योंकि हम उस कमी को क्या कर दें, तुरंत क्या कर दें, पूर्ति कर दें। तो हमें इसकी पूर्ति किससे करनी है, तो पूर्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे, एसओपी, सल्फेट ऑफ पोटाश, एसओपी, एमओपी, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश, इसको क्या बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, या फिर इसको क्या बोल दो, पोटेशियम क्लोराइड बोल दो, पोटेशियम। कभी कभार एमओपी का पूरा नाम भी आ जाता है, और कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इसको केमिकली क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, क्या कहते हैं इसको, पोटेशियम क्लोराइड। और एसओपी है वो क्या है, सल्फेट ऑफ पोटाश है, एसओपी है वो क्या है, सल्फेट ऑफ पोटाश है। इसको क्या बोल देंगे, पोटेशियम क्लोराइड, इसको क्या बोल देंगे, पोटेशियम क्लोराइड, और इसको क्या बोल देंगे, पोटेशियम सल्फेट। अगर इसकी बात करें तो इसको क्या बोल देंगे, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। इस
इसका बहुत बार पूछा हुआ है कि एमओपी को क्या बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, इसको केमिकली क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। तो इस चीज को हमें बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखना है कि किसको क्या बोलते हैं। अगर हम बात करें इसमें, अगर पोटेशियम की बात करें तो इसमें कितना पोटेशियम होता है, 48 से 52%। इसमें कितना पोटेशियम होता है, 48 से 52%। अगर हम बात करें पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम है वो कितना होता है, 58 से लेके 60%। 58 से लेके क्या क्या होता है, 60%। अगर हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट की, तीसरा खाद है वो कौन सी है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो उसमें कितना परसेंट होता है पोटेशियम, तो उसमें 44% पोटेशियम होता है। और ये क्या है, नाइट्रोजन भी है, तो इसमें 13% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ये जो यहाँ से पोटेशियम से जो सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है 12th लेवल के एग्जाम की बात नहीं, पीजी की भी और एडीओ वगैरह डब्ल्यू वगैरह की भी बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पूछने जाता है कि पोटेशियम सल्फेट या एसओपी है वो, उसमें कितनी परसेंट पोटेशियम होता है, तो 48 से 52%। एमओपी, एक बार सीधा क्वेश्चन पूछा है कि एमओपी क्या है, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसको केमिकली क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। इसमें जो पोटेशियम की मात्रा है वो कितनी है, 58 से 60%। और इसमें कितनी है, 48 से 52%। और पोटेशियम नाइट्रेट में क्या है, 44% क्या है, पोटेशियम है, और 30% क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये हमारा क्या हो गया है, पोटेशियम। इतना हमें पोटेशियम के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है वो क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है कैल्शियम। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पौधा है वो जो कैल्शियम है उसको लेता किस फॉर्म में, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव किस फॉर्म में लेता है, मतलब धनायन लेता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव के रूप में जमीन से वो ग्रहण करता है। अब पोषक तत्व है, इसकी जो अगर बोले कि कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, तो ये जो कोशिका भित्ति, कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति। अगर कोशिका भित्ति का क्या करता है, ये निर्माण करता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में ये क्या करता है, सहायता करता है। दूसरा क्या है, जो दाल वाली फसलें, कौन सी फसलें, दाल वाली फसलें, दाल वाली फसलों में जैसे मूंग हो गया, मोठ हो गया, उनकी जो जड़ें होती हैं, उनमें क्या होती है, गांठें मिलती हैं, जिसमें क्या रहता है, राइजोबियम नामक क्या रहता है, जीवाणु रहता है, बैक्टीरिया रहता है। और वो जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करके पौधे को अवेलेबल करवाता है। तो ये जो गांठें हैं ये बनने में सहायता कौन करता है, तो जो दाल वाली फसलें हैं उसमें जड़ों में गांठें निर्माण में भी क्या करता है, ये सहायता करता है। अब इस चीज को हमें बहुत ज्यादा जरूरी याद रखना है, क्योंकि ये बहुत सारे आगे पोषक तत्व आएंगे जो क्या आएंगे, जिसका सेम रोल होगा, ये वाला रोल क्या होगा, सेम होगा। तो हमें इस चीज को हम याद रखना है कि एक तो जो जड़ों में गांठें निर्माण का जो काम है वो कौन करता है, कैल्शियम करता है। आगे आगे हम लोग एक बढ़ते जाएंगे। अब इसके जो एक कोशिका को टर्जिड भी बनाता है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप करता है। अगर कोशिका भित्ति मजबूत होगी तो जितने भी, अगर मान लो कि कोशिका भित्ति है, कैल्शियम का काम क्या है, पौधे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। और जब कोशिका भित्ति है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या रस चूसने वाले कीड़े हैं, काटने वाले कीड़े हैं, वो क्या एटलीस्ट रस चूसने वाले कीड़े तो इसके ऊपर क्या कर पाएंगे, अटैक नहीं कर पाएंगे। तो ये भी है कि ये प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करता है। ये पोटेशियम का भी सेम काम है और कैल्शियम का भी सेम काम है। अगर हमें पूछ लिया सबसे ज्यादा इसकी क्या पूछी जाती है, कमियां पूछी जाती हैं कि इसकी कमी के लक्षण है, मतलब तुम्हें इस तरह से दे दिया जाएगा कि इसकी कोई कमी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इनमें से ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो ऐसी कमी के लक्षण प्रदर्शित करता है या फिर ऐसे सिम्टम आते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि आता कहाँ है। तो ये
प्लांट की जो न्यू लीफ है, जो न्यू लीफ है मतलब जो नई पत्ती है, वहां पे इसके क्या होता है, सिम्टम है वो प्रोड्यूस होता है। अगर हमें देखा जाए कि अगर हमें पता चलना है, जैसे आप लोग मक्का के खेत में, अभी जब मक्का लग रही है तब आप मक्का के खेत में इसको बहुत अच्छे से आसानी से देख सकते हो, क्योंकि मक्का के पौधे में कैल्शियम के लक्षण जब वो पत्ते निकलते हैं तभी प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पत्ता निकलेगा तो कैसे कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। तो व्हाइट कलर का अगर मान लो कि जो भी पत्ता निकल रहा है, जो भी नई लीफ निकल रही है, वो कैसी कलर की हो, सफेद रंग की हो। कैसी हो, सफेद रंग की हो। कौन सी लीफ, न्यू लीव्स, नई पत्तियां, नई पत्तियां है वो कैसी हो, व्हाइट कलर की निकले, तब समझना चाहिए कि हमारी जमीन में किस चीज की कमी है, कैल्शियम की कमी है। अगर मान लो कि इस स्टेज पे क्या नहीं हो, नई पत्तियां क्या हो जाएगी, नई पत्तियां सफेद रंग की हो जाती है, सफेद रंग की हो जाती है। दूसरा क्या है, अगर मान लो कि जब पौधा है वो लगाया था तब हमारे यहाँ पे मतलब कैल्शियम की कमी नहीं थी, उसके बाद में कमी आई, या फिर मान लो कि उस टाइम सिम्टम है वो प्रोड्यूस नहीं हुए थे, बाद में हुए, तो बाद में क्या होगा, जो नई पत्ती है, जैसे मान लो ये नई पत्ती है, तो ये नई पत्ती क्या हो जाएगी, व्हाइट होके क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। क्या हो जाएगी, ये सूख जाएगी, मतलब ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल सूखी हो जाएगी व्हाइट कलर में और बिल्कुल सूख जाएगी। और जो नई पत्ती है वो क्या हो जाएगी, हुकिंग होने लग जाएगी, वो ऊपर की तरह क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। जो पत्तियां हैं उसमें क्या बनने लग जाएंगी, हुक बनने लग जाएंगी। वो नई पत्तियां क्या होने लग जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। तो ये किस कमी के लक्षण है, तो ये कैल्शियम की कमी के लक्षण है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर पत्तियों का रंग कैसा हो जाए, नई पत्तियों का रंग कैसा हो जाए, सफेद हो जाए, तो कौन से पोषक तत्वों की कमी है, तो ये एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी होती है, वो क्या है, कैल्शियम है। अगर मान लो कि कैल्शियम में पत्तियां है वो सफेद नहीं हुई, तो ऊपर वाली जो फ्लैग लीफ बोलते हैं, जिसको जो ऊपर नई नई पत्ती निकलती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैग लीफ बोलते हैं। फ्लैग लीफ है वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगी, सूख जाएगी, और उसके साथ वाली पत्ती है वो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, मतलब हुक सा बना लेगी। कैसा बना लेगी, हुक की तरह बना लेगी। तो वो भी किसके लक्षण है, वो कैल्शियम की कमी के लक्षण है। और ये आते कहाँ पे, नई पत्तियों पे आते हैं। तो कैल्शियम है वो कैसे हम पूरा कर सकते हैं, तो जब हम लोग खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, तो खेत की तैयारी के टाइम हम क्या दे सकते हैं, जिप्सम। क्या डाल सकते हैं, जिप्सम। जिप्सम है वो किसान अगर 3 से 4 साल में, मतलब ऐसे तो बोला हुआ है कि कितने साल में, 3 ईयर में वो क्या कर दे, 1 हेक्टेयर में 4 से 5 क्विंटल क्या कर दे, वो 5 क्विंटल पर हेक्टेयर क्या प्रोवाइड कर दे, जिप्सम प्रोवाइड कर दे, तो उसके कभी भी फील्ड में क्या कमी नहीं आएगी, कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। ऐसा भी किसान क्या कर सकता है, कर सकता है। अगर वो ऐसा न करें तो वो क्या कर सकता है, तो वो दूसरी खाद है वो क्या प्रोवाइड कर सकता है, हमने पढ़ी थी कैल्शियम CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या नाम बोल दो, केन खाद बोल दो या किसान खाद बोल दो या फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोजन कितना था, 25%, और कैल्शियम इसमें कितना था, 19.5%। तो केन खाद देने से भी क्या हो जाएगा, कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। इसमें सल्फर कितना प्रतिशत था, 12.5%। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये क्या करता है, बार बार इसको, ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल है भाई। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमें कि कितना प्रतिशत है वो क्या करना है, केन खाद। हमने क्या पढ़ा था, केन खाद। केन खाद में हमने क्या पढ़ लिया था, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बोलो, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसको किसान खाद भी बोल सकते हैं। इसमें कितना प्रतिशत नाइट्रोजन था, 25%, और कितना प्रतिशत कैल्शियम था, 8.1% क्या था, कैल्शियम था। दूसरी बात करें हम लोग, तो हमने क्या पढ़ा था, सिंगल सुपर फास्फेट। क्या पढ़ा था,
सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में हमने क्या पढ़ा था, 16% इसमें क्या होता है, फास्फोर, 19.5% इसमें क्या होता है, कैल्शियम, और 12.5% है उसमें क्या होता है, सल्फर। 12.5% है वो क्या होता है, सल्फर। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि बेसिक स्लैग की बात करें कि बेसिक स्लैग है उसमें कितना प्रतिशत क्या होता है, फास्ट जो कैल्शियम है वो कितना प्रतिशत होता है, तो 15 से 33%। 15 से 33% क्या होता है इसमें कैल्शियम परसेंटेज। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सल्फर सिंगल सुपर फास्फेट का तीनों ही कंटेंट हमें बहुत ही प्रायोरिटी बेस पे याद रखना है कि इसमें जो फास्फोरस है वो 16%, कैल्शियम है 19.5% और सल्फर है वो क्या है 12.5%। ये हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये बार बार क्या होता है पूछा जाता है। अगर आप बात करें आगे न्यूट्रिएंट की, तो आगे है मैग्नीशियम। आगे वाला पोषक तत्व तो क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो वो है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसका नाम क्या है। एक आएगा मैग्नीश Mn और एक आएगा मैग्नीशियम, दोनों का ध्यान रखना। ये क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है वो सबसे पहला पौधा तो लेता किस फॉर्म में, तो Mg2 पॉजिटिव किस फॉर्म में लेता है, धनायन, और वो भी क्या है 2 पॉजिटिव फॉर्म में वो लेता है। अब इसका रोल क्या है, पर्णहरित की संरचना में, पर्णहरित की जो संरचना है वो क्या, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पर्णहरित ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पर्णहरित की संरचना में जो मिड का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। तो पर्णहरित की संरचना में क्या है, इसमें रोल होता है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, राइबोसोम में भी, राइबोसोम का भी ये क्या होता है, अवयव होता है। राइबोसोम का भी ये क्या होता है, अवयव होता है। एक पौधे को मतलब जो पर्णहरित की बात आ गई तो ऑब्वियसली पौधे को ग्रीनरी भी प्रोवाइड करता है। पर जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा बहुत अलग अलग मतलब एग्जाम है उसमें आता है कि पर्णहरित की संरचना बनाने में कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो पर्णहरित की संरचना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। तो ये हमें याद रखना है कि मैग्नीशियम है वो उसका पर्णहरित की संरचना बनाने में योगदान होता है। दूसरा इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है कमी। क्या आता है, कमी के लक्षण है वो कहाँ दिखाई देते हैं, तो कमी के लक्षण है वो पौधे की कौन सी पत्तियों पे, पुरानी पत्ती, कौन सी पत्ती पे, पुरानी पत्ती पे। और क्या होगा, ये है, ये मिड वेन है और ये साइड है, सही, ये साइड वेन है, ठीक है, ये मिड वेन है, बीच वाली है। इसमें क्या है, इसमें पूरी तरह से ये क्या हो जाता है, जो वेन के बीच का भाग है, वेन है वो जो मिड वेन है और साइड की जो वेन है, जो पार्शियल वेन है वो क्या रहती है, ग्रीन रहती है। बाकी जो बीच का जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, वो क्या हो जाता है, येलोइंग हो जाता है। तो हम इसको एक शब्द बोल देते हैं इंटर, दो वेन के बीच में क्या है, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब होना है येलो, क्लोरोसिस का क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल का नष्ट होना क्या है, क्लोरोसिस है ना। कहां से खत्म हुआ है, दो वेन के बीच में, इंटरवेनियल क्लोरोसिस है वो किस पोषक तत्व की कमी से हो जाता है, तो वो मैग्नीशियम की कमी से हो जाता है। इसमें कहने का मतलब यही है कि नाइट्रोजन में भी क्या होगा, नाइट्रोजन में भी क्या होगा, पत्ते में येलोइंग होगी, वो भी कैसी पत्तियों पे, पुरानी पत्तियों पे। मैग्नीशियम से भी क्या होगी, पत्तियां पीली होगी, और कौन सी पत्तियां, वो भी पुरानी पत्तियां। अब ये तो है नहीं कि तुम लोग हर रोज ध्यान देते हो, या फिर मान लो कि किसान है वो नहीं ध्यान भी दे पाता, कि मान लो कि जो इनिशियल स्टेज है उसी इनिशियल स्टेज में ही हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये नाइट्रोजन है मतलब वी शेप बना है या नहीं बना। जैसे मान लो कि पूरी पत्ती है वो येलो हो गई, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो वी शेप में बना है या नहीं बना है। तो इसका ये ही है कि अगर नाइट्रोजन की कमी होगी
तो क्या होगा, पूरी पत्तियां हैं, ये वेन है वो भी क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी। मतलब पूरी पत्ती, कहने का मतलब है कि पूरी पत्ती है वो क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी। पर जब अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तब क्या होगी, जो वेन है वो क्या रहेगी, ग्रीन रहेगी। बाकी पत्तियों का जो बीच का भाग है वेन का, वो सारा क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इंटरवेनियल क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है, तो मैग्नीशियम की कमी से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बच्चों का क्वेश्चन ये भी था कि मैम मतलब हमें बहुत ज्यादा इसके सिम्टम कार्य बहुत ज्यादा है, तो ये मैं वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो बहुत ज्यादा या तो आए हुए हैं या फिर क्या है, आने की संभावना है। क्योंकि 12th लेवल पे इतना ज्यादा टफ पेपर नहीं बनाता कि हमें एक चीज बहुत ज्यादा कुछ याद करना पड़े। वैसे क्या है, जैसे हमने पढ़ा पोटेशियम, तो पोटेशियम या मैग्नीशियम चल रहा है, चलो मैग्नीशियम है, तो मैंने बोल दिया कि मैग्नीशियम है, उसमें क्या है, पर्णहरित की संरचना में इसका क्या है, मेन योगदान है। तो हमें आगे हमें ऐसा मतलब अगर मान लो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना हो, जैसे 11th-12th के बच्चों को मेन एग्जाम में लिखना होता है, तो वो लिख सकता है कि ये पर्णहरित ही नहीं बनेगा तो पौधा क्या रह जाएगा, येलोइंग हो जाएगा। येलोइंग हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो आगे की सारी प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, तो उत्पादन गिर जाए। मतलब जो मर्जी है वो क्या कर सकता है, बढ़ा के लिख सकता है। पर उसे एक मेन क्या होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या है, कि पर्णहरित के निर्माण में क्या है वो सहायक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और अब बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे, इतना ही।